हेलो एवरीवन। सर्कल हम लोगों ने फिनिश किया था, पॉलीगन हम लोग पढ़ रहे थे। पॉलीगन में आपने एक क्लास ली है जिसमें आपको मैंने बेसिक्स बताया है पॉलीगन का। पॉलीगन से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे मैंने बताए हैं, ठीक है। अब हम स्पेसिफिक पॉलीगन्स पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, पेंटागन पढ़ना है, हेक्सागन पढ़ना है और ऑक्टागन। आपके कोर्स में 3 ही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पेंटागन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, पेंटागन यानी पंचभुज। पेंटागन मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जितनी साइड होंगी उसके सामने उतना नाम लिखा होगा और गन लगा होगा ना। पेंटा मीन्स 5 और गन साइड, 5 भुजाओं वाला, यानी पंचभुज, है ना। तो 5 भुजाएं कैसे बनाई जा सकती हैं? ऐसे देखिए, पंचभुज दोनों तरीके से बन सकते हैं, रेगुलर और नॉन रेगुलर। मैंने पिछली क्लास में सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। रेगुलर क्या होता है? रेगुलर है जिसके सभी साइड, सभी एंगल्स बराबर हो, है ना। तो हम सबसे ज़्यादा डिस्कस करते हैं रेगुलर पॉलीगन यानी रेगुलर पेंटागन या रेगुलर हेक्सागन, लेकिन उसके अलावा भी क्वेश्चन आते हैं तो सारे हम कवर करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले आते हैं रेगुलर। अगर पेंटागन मिल जाए तो उसके बारे में जो जो बातें आपको पता होनी चाहिए वो हम बताते हैं। ये अगर रेगुलर पेंटागन मान के चले हम, तो इसके सभी साइड्स बराबर होनी चाहिए आपस में। सभी साइड्स हमने बराबर किया, और ये जो सभी एंगल हैं ये भी बराबर होने चाहिए अगर हमने रेगुलर पेंटागन बनाया है तो, ठीक है। तो अच्छा, टोटल एंगल कितने होंगे? सभी आंतरिक कोणों का योगफल। आंतरिक कोणों का योगफल आप पॉइंट करके लिखिएगा। आंतरिक कोणों का योगफल, आंतरिक कोणों के योगफल का फॉर्मूला क्या है? n-2 यानी 5-2 इंटू 180, ये तो होता है। ये कितना आया? 3, तो कितना हो गया? 540। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन बन सकता है। मान लीजिए आपको बाकी एंगल दे दिया जाए, एक एंगल पूछ लिया जाए। मान लीजिए लिखा जाए कि एक रेगुलर पेंटागन नहीं है। अगर ये रेगुलर पेंटागन हो या ना हो उससे नहीं मतलब, कोणों का योगफल, आंतरिक कोणों का योगफल तो 540 ही होगा। पिछले भी क्लास में मैंने बताया था, वो रेगुलर हो या कैसा भी एक बहुभुज बनाया जाए, वो हमेशा ही n-2 इंटू 180 ये होगा उसके आंतरिक कोणों का योगफल, है ना। अच्छा, अब अगर रेगुलर हो जाएगा तो हम कहेंगे रेगुलर। अभी हम लोग ये जो चीज़ें नीचे लिखेंगे ये रेगुलर का लिखेंगे, लेकिन पहले जो चीज़ें नॉन रेगुलर में भी एप्लीकेबल है वो हम लिख लेते हैं। ये हो गया सभी आंतरिक कोणों का योगफल, ठीक है। बाह्य कोणों का योगफल क्या हो जाएगा? इसमें आप लिख लीजिएगा ना, सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल या इंटीरियर एंगल्स, और ये एक्सटीरियर एंगल्स का हम लिख लेते हैं सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। क्या हो जाएगा? 360 सभी के लिए होता है ना। इसी तरह से अगर इनके हम डायगोनल पूछें, टोटल कितने डायगोनल खींचे जा सकते हैं, तो आप क्या बताएंगे? वो चाहे जैसा पेंटागन हो, चाहे रेगुलर हो या नॉन रेगुलर हो, केवल और केवल आपको क्या याद रखना है? n-3 n-3/2 है ना। तो n यानी 5, 5-3 यानी 2/2, यानी 5 विकर्ण खींचे जा सकते हैं। मैंने आपको दिखाया भी था ना कि पहले उसको नहीं दिखाते, पहले इससे पहले आपको एक इजी सा चीज बता देते हैं कि एक बिंदु से कितने डायगोनल खींचे जा सकते हैं। पेंटागन के किसी एक शीर्ष से कितने डायगोनल खींचे जा सकते हैं? मैंने पिछली क्लास में फॉर्मूला बताया था n-3, ये बताया था। तो n-3 कर दीजिए, 5-3 2। देखिए कौन कौन से खींचे जा सकते हैं। एक ये खींच दिया हमने, दूसरा ये। इसके अलावा इस बिंदु से और कहीं डायगोनल खींच सकते हैं आप? नहीं खींच सकते। तो ये आप लिख लीजिएगा, किसी एक बिंदु से, किसी एक शीर्ष से टोटल 2 डायगोनल खींचे जा सकते हैं पेंटागन में, ठीक है। अब हम आपको दिखाते हैं ये 5 विकर्ण जो लिखे हैं। 2 ये हो गए, तीसरा ये हो गया, चौथा यहाँ पे गया, और ये 5वां। 5 हो गए ना। ये चीजें जितनी मैंने अभी तक बताई ये किसी भी पेंटागन में एप्लीकेबल है, ठीक है। अब हम आते हैं रेगुलर पेंटागन की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। रेगुलर पेंटागन, रेगुलर की डेफिनेशन हमेशा आपके दिमाग में आ जानी चाहिए जब भी हम बोलें कि यह रेगुलर पेंटागन है या रेगुलर जो भी हेक्सागन है, कुछ भी बोलें तो हमेशा रेगुलर की डेफिनेशन याद कर लीजिए कि सभी एंगल, सभी साइड बराबर होंगे, ठीक। तो अब ये साइड सभी बराबर हुई, सभी एंगल बराबर हुए। अभी ये तीनों जो मैंने लिखा, ये तीनों सभी में एप्लीकेबल हैं, कोई भी पेंटागन होगा। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि प्रत्येक अंतःकोण, ईच इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल कितने हो जाएंगे?
अगर 540 है टोटल एंगल, उसको हम नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दें 5 से, या फॉर्मूला याद हो वही रख दीजिए, n-2 180 अपॉन n, ठीक है। 5 से डिवाइड करते ही आपको मिलेगा 108 डिग्री, मतलब 108 डिग्री होता है प्रत्येक अंतःकोण। तो अगर हम आपसे पूछें इसके बाद बताइए ईच एक्सटीरियर एंगल बता दीजिए, तो आप कहेंगे कि चाहे इसको 180 में से माइनस कर लीजिए तब भी आ जाएगा, या फिर 360 को n से डिवाइड कर दीजिए, फार्मूला पिछली क्लास में पढ़ा ही है आपने। 360 को 5 से डिवाइड करिए, या 180 में से 108 को माइनस कर दीजिए। एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, जैसे इसको मैंने आगे बढ़ा दिया, इसी लाइन को ऐसे आगे बढ़ा दिया, तो ये वाला एंगल एक्सटीरियर होगा। तो ये चूंकि 108 है तो 180 में से घटा दीजिएगा, कितना आएगा 72, 72, ये आ जाएगा प्रत्येक बाह्य कोण। ये किसके लिए है दोनों फॉर्मूले, रेगुलर पेंटागन के लिए। इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं इनके क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। बहुत ही बेसिक सा एक क्वेश्चन है आपके सामने। आपको दिया गया है कि एक फिगर है पीछे बनाया हुआ जिसमें AED एंगल दिया गया 108 डिग्री है, AFGH स्क्वायर है, EFG इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो DEF आपको एंगल निकालना है, ठीक है। मतलब आपको ये दिया गया है स्क्वायर है, ये स्क्वायर है अगर, तो आपको पता है सभी एंगल 90 डिग्री होंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी आपको, है ना। फिर उसके बाद दिया गया है EFG जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, 60 अंश होते हैं सभी कोण। ये इतनी बातें आपको पता है, ठीक है। उसके बाद आपको दिया गया है कि ABCDE ये एक पंचभुज है, कोई भी पंचभुज है, ये नहीं है कि रेगुलर पेंटागन है, कोई पेंटागन है ये, जिसमें आपको दिया गया है कि एक एंगल AED, ये एंगल दिया गया है 108 डिग्री। तो आपसे पूछा गया है ये DEF वाला एंगल। इतना बेसिक क्वेश्चन है, कई लोग ये भी नहीं कर पाए थे। ये मेंस का पूछा गया क्वेश्चन। आपको 3 एंगल पता है, चौथा एंगल निकालने के लिए आपको क्या करना है, टोटल 360 एंगल होता है ना, 360 डिग्री, 360 में से बाकी को माइनस कर देना है, यही इतना करना था। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। लोग यही देख के डर गए कि ये पेंटागन है, अब इसमें और एंगल कैसे निकालें, उसी में फंसे रह गए। देखिए कितनी आसानी से होगा। 360 कुल होता है टोटल एंगल, इसमें से हमें माइनस करना है 108 को, ये है 90 और ये है 60। इन सभी को अगर हम माइनस कर दें तो चौथा एंगल ऑटोमेटिक आ जाएगा ना। तो आप निकाल लीजिए, ये हो गया 9 से 15 150 और 250 हो गया, और हाँ 250 हो गया, 250 में 8 जोड़ दीजिए, 258 हो गया। अब 258 को यहाँ से माइनस कर दीजिएगा तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 102, है ना। यही था आपका आंसर। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक और बेसिक सा क्वेश्चन देखिए, लेकिन ये चूंकि प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, अब की बार प्री के पेपर में शायद आया हुआ था ये 2018 के, और उसके बाद से इतनी बार आपको प्रैक्टिस पेपर्स में मिल चुका होगा कि एकदम याद होगा ना, ये क्वेश्चन दिखा हुआ है, देखा हुआ है। तो देखिए ये भी बहुत ही आसान सा है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था। क्या दिया गया था, इन अ रेगुलर पेंटागन, एक पेंटागन है मतलब एक पंचभुज है, रेगुलर पेंटागन मतलब समपंचभुज है, ठीक है। ABCD मैंने ये बना लिया है, बना हुआ नहीं मिलता है आपको। आपसे कहा गया है कि AOB एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, तो बताइए OEA कितना हो जाएगा। तो आप निकाल लीजिए, पहले कोई पॉइंट मान लीजिए O पॉइंट को इसके अंदर माना, और ये मैंने बना दिया एक समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर ये समबाहु है तो आपको पता है इसके सभी कोण 60 डिग्री होने चाहिए, 60 डिग्री के एंगल होते हैं सभी। ये इतनी बात क्लियर। अच्छा, दूसरी बात, ये दिया गया है रेगुलर पेंटागन है, मतलब समपंचभुज है। समपंचभुज का प्रत्येक अंतःकोण अभी आपने निकाला था कितना डिग्री होता है, 108 अंश होता है, 108 डिग्री। तो इसका मतलब ये पूरा एंगल क्या रहा होगा, समपंचभुज है तो सभी कोण बराबर होंगे, तो ये पूरा एंगल 108 रहा होगा। अगर ये पूरा 108 था और ये 60 है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना आ जाएगा, इसमें से 60 माइनस कर दीजिए, है ना। तो कितना आ जाएगा, ये इतना एंगल जो है ये 48 डिग्री आ गया, 48 डिग्री। 108 में से आपने 60 को माइनस कर लिया। उसके बाद आपसे पूछा गया था OEA ना, तो इसको हम मिला देते हैं, यहां से मैंने इसको मिला दिया। अब क्या मिला हमको, देखिए ये अगर समबाहु त्रिभुज था तो इसको तीनों भुजाएं इसकी बराबर नहीं होंगी, है ना।
अब आपने कहा कि ये चूंकि रेगुलर पेंटागन है, समपंचभुज है, तो इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए। तो देखिए ये भुजा इसके बराबर है और यही भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर, ये सभी आपस में बराबर है। तो इस त्रिभुज में देखिए ये भुजा इसके बराबर, तो इसके सामने के कोण भी बराबर होने चाहिए। मतलब ये जो एंगल बनेगा ये इसके बराबर होना चाहिए ना। तो अगर ये थीटा है, ये थीटा है, तो बताइए कितना हो जाएगा, थीटा प्लस 48 180 डिग्री के बराबर होगा ना। तो थीटा प्लस 48 180 डिग्री के बराबर हो गया। तो इसका मतलब थीटा कितना आ जाएगा, 180 में से 48 माइनस कर दीजिए, ये 2 थीटा की वैल्यू है, और थीटा की वैल्यू अपॉन में 2 कर दीजिए, है ना। तो थीटा ही हमने क्या माना है, ये एंगल और ये एंगल, ये कितना है OEA या फिर EOA, दोनों बराबर होंगे। हमको OEA चाहिए तो हम OEA लिख देते हैं। एंगल OEA कितना आ जाएगा, इसको माइनस कर दीजिए, तो कितना मिलेगा 132, और 132 को बटे 2 कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो कितना मिल जाएगा आपको, आपका आंसर आएगा 66 डिग्री। एक और क्वेश्चन देखिए, ये भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, देखिएगा। फिगर आपके सामने बना है, फिगर पहले बना लीजिए। उसमें लिखा गया था कि ABCDE एक समपंचभुज है तथा AB और CD दोनों वृत्त पर स्पर्शियां खींची गई हैं। तो बताइए A तथा D द्वारा केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर बना हुआ कोण क्या होगा। अगर हम केंद्र यहीं कहीं मान लें तो इसको ऐसे मिला दीजिए और इसको ऐसे मिला दीजिए, ये पूरी लाइन सीधी दिख रही होगी, इस वजह से इसको हम मिटा के थोड़ा सा यहाँ पे कहीं केंद्र मान लेते हैं O पॉइंट, ठीक है। अब आपसे पूछा गया AOD बताना है, जबकि आपको दिया गया है ABCDE, सभी ये पूरा पंचभुज है, समपंचभुज है। अगर समपंचभुज है तो सभी कोण इसके कितने होने चाहिए, ये सभी कोण कितने हो जाएंगे, 108 याद हो जाना चाहिए ना, प्रत्येक अंतः कोण कितना होता है, 108 होता है ना। अच्छा, हमें दो ही की ज़रूरत है, इसलिए हमने 2 ही लिखा, बाकी होंगे सभी एंगल, ठीक है। दूसरी बात, आपसे कहा गया है कि ये दोनों स्पर्शियां हैं। अगर ये टेंजेंट है तो केंद्र से टेंजेंट को मिलाने पर क्या बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। इसी तरह इधर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा टेंजेंट के साथ। अगर आप देख पा रहे हो कि ये एक ABCDO, ये भी एक पंचभुज है जिसमें ये एंगल 90, ये 90, ये 108, ये 108, तो पांचवा एंगल आपको निकालना है। यही AOD तो चाहिए आपको। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि किसी भी पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल क्या होता है, 540 होता है ना। तो 540 में से इन चारों को घटा दीजिए, ये है 90, फिर 108, फिर 108 और फिर 90, ये इतना माइनस कर दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा एंगल AOD। अब इसको माइनस करने के लिए 180 यहीं से हो गया और ये हो गया 380, 396 माइनस कर दीजिए यहाँ से, तो 4, 140, 144 है ना, ये आ जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपको अभी लेटेस्ट किसी पेपर वगैरह में मिला होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान सा है। लिखा गया था कि ABCDE एक नियमित पंचभुज है, यानी रेगुलर पेंटागन है, या जिसको बोलते हैं समपंचभुज है, जिसमें आपको दिया गया था कि ये एंगल्स दिए गए x, y, z। आपसे पूछा गया था y + z - x कितना होगा, तो आप निकाल लीजिए, बहुत ही आसान है। केवल आपको क्या याद रखना है, समपंचभुज रेगुलर पेंटागन है, तो सभी भुजाएं पहली बात तो बराबर होंगी। अगर सभी भुजाएं बराबर होंगी तो आपका काम बन जाएगा। अच्छा, दूसरी बात कि अगर रेगुलर पेंटागन है तो इसके सभी अंतः कोण क्या हो जाएंगे, 108 डिग्री के हो जाएंगे ना। तो देखिए जहाँ जहाँ पे हमें ज़रूरत है हम वहीं पे लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये 108 हो गया, यहाँ पे हमको ज़रूरत है ये 108 हो गया, ये हो गया ना। अच्छा, दूसरी बात, अगर इस त्रिभुज में आप देखिए तो ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, बराबर भुजा के सामने के कोण भी बराबर होते हैं, इस वजह से ये कोण भी y डिग्री हो जाएगा ना। अगर ये कोण y, ये कोण y, तो y + 108 बराबर 180 के होगा। अब 180 में से 108 को घटाइएगा, 72 मिलेगा, 72, और 72 आया 2y की वैल्यू, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 36। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 36।
अब देखिए थोड़ी कैलकुलेशन आप अपने मन में किया करिए या कोशिश किया करिए कि आपको लिखना ना पड़े, इन चीज़ों को जल्दी जल्दी से आप कर लीजिए, ठीक है। तो इस वजह से मैंने लिख के नहीं दिखाया। उसी तरह से आ जाइए इसमें देखते हैं हम। तो ये दोनों, ये y वाला जो है ये 36 और ये 36, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। इसी तरह से सेम यही प्रोसेस इसमें कर लीजिए। ये भी एक त्रिभुज आपको दिख रहा है जिसमें दो भुजाएं बराबर, तो इसके सामने ये कोण कितना हो जाएगा, z है तो ये भी z हो जाएगा। 2z की वैल्यू 72, तो z की वैल्यू 36 हो जाएगा। अगर ये दोनों बराबर हैं तो z की वैल्यू 36, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 36 और यहाँ भी लिख दिया 36, ये हो गया। अगर आपको पता हो कि ये पूरा अंतः कोण ही तो है, ये पूरा एंगल जो आपको बड़ा सा दिख रहा है ये पूरा अंतः कोण है एक समपंचभुज का, ये पूरा होना चाहिए 108 डिग्री। तो अगर ये पूरा 108 होना चाहिए और हमें पता है ये 36 है, ये 36 है, तो ये बचा कितना होगा, 108 में से 36 और 36 माइनस कर दीजिए। तो अगर 72 माइनस करिएगा 108 से तो फिर से कितना आएगा, 36 ही तो आएगा, है ना। तो अब x y z तीनों की वैल्यू पता है, तो ये दोनों बराबर है, कैंसिल हो गया, y की वैल्यू 36 दी गई है, आंसर होगा आपका 36। मतलब यहाँ 36 36 36 लिखिएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, केवल एक चीज़ बचेगी 36, क्योंकि तीनों बराबर हो गए, इस वजह से आंसर आएगा 36। समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि एक कॉन्वेक्स पेंटागन है, यानी उत्तल पंचभुज है, ठीक है। और आपको दिया गया है इसमें इक्वल साइड है जिसके सभी भुजाएं बराबर हैं, तो ए और ई एंगल 90 डिग्री हो तो ई और डी एंगल निकालना है। आपको मैंने कॉन्वेक्स कॉन्केव दोनों बताया था, उत्तल और अवतल दोनों बहुभुज बताया था। तो उत्तल बहुभुज यानी कॉन्वेक्स पॉलीगन की, पेंटागन की खासियत क्या होती है, पॉलीगन की भी खासियत वही होती है कि कोई एक एंगल 180 से बड़ा होना चाहिए ना, कोई एक एंगल 180 से बड़ा होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि सभी बड़े हों, लेकिन एक आध दो बड़े होने चाहिए, ठीक है। सॉरी, सभी एंगल 180 से छोटे होंगे, आई एम सॉरी। कॉन्वेक्स में आपने पढ़ा है कि सभी एंगल 180 से छोटे होंगे, कॉन्केव में था कि बड़े होने चाहिए। तो हम कोई भी एक पेंटागन बना लेते हैं ऐसा जो कि सभी भुजाएं जिसके बराबर हो। अच्छा, आपको ये देख के नहीं पता चल रहा होगा कि रेगुलर पेंटागन है, शायद आप में से कुछ लोग सोच भी रहे हो कि ये रेगुलर पेंटागन है, बट ये नहीं है। मैंने आपको एकदम अच्छे से याद करवाया था कि रेगुलर पेंटागन की खासियत क्या होती है कि इक्वल साइड इक्वल एंगल। यहाँ पे तो केवल इक्वल साइड दिया गया है और इसका मैंने एग्जांपल भी आपको दिया गया था। यही पेंटागन हम चाहें तो ऐसे भी तो बना सकते हैं, 3 हुई, चौथी साइड ऐसे खींच दीजिए कहीं पे, ऐसा कुछ, मतलब थोड़ा तिरछा करके भी बना सकते हैं, या फिर ऐसे करके बना ले 3 4 और ये 5, ऐसा भी तो पेंटागन बनता है। तो इस वजह से ये मत सोचिएगा कि इक्वल साइड है तो ज़रूरी है कि ये रेगुलर पेंटागन हो। मैंने आपको डेफिनेशन बताई है कि इक्वल साइड और इक्वल एंगल होना ज़रूरी है। देखिए, फिर मैंने कहा कि ये एक कोई पेंटागन मैंने बना लिया है जिसमें सभी साइड इक्वल है। फिर आपको दिया गया है ए और ई 90 डिग्री है, हम यहाँ पे ए मान लेते हैं और बी सी डी ई यहाँ पे हम 90 बना लेते हैं। हमने फिगर ऐसा बनाया है जिससे यहाँ पे 90 दिखाई दे आपको, ठीक है। अब आपसे कहा गया है कि ई और सी और डी निकालिए। ये वाला एंगल पहले पता होना चाहिए। ये वाला पता करना बहुत ही आसान है। पहली बात तो आपको दिया गया कि ये सभी भुजाएं बराबर हैं। अगर भुजाएं बराबर हैं इनको मिला दीजिएगा। ये दोनों एंगल 90 डिग्री हैं, भुजाएं बगल बगल में बराबर हैं, तो अपोजिट एंगल तो 90 डिग्री हो ही जाएंगे, क्योंकि सभी भुजाएं, सभी कोण आपस में बराबर होते हैं वर्ग में। और वर्ग ही हो सकता है क्योंकि वर्ग या आयत में ही 90 अंश कोण बनाते हैं। दो एंगल 90 अंश कब होते हैं, जब वर्ग होता है ना, या आयत होता है। आयत हो नहीं सकता क्योंकि इसके सभी भुजाएं बराबर हैं, तो इस वजह से इसको मैंने बना दिया वर्ग। वर्ग मतलब स्क्वायर। स्क्वायर अगर बन गया तो ये भी बराबर हो जाएगा, चौथी साइड भी। अगर ये चौथी साइड बराबर हुई तो ये तीनों साइड बराबर है, तो ये कैसा ट्रायंगल है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यानी समबाहु त्रिभुज है जिसमें सभी कोण 60 अंश के होते हैं। तो आप कह सकते हैं एंगल सी कितना आ गया, सीधे सीधे तौर पे 60 डिग्री का आ गया। और आपसे पूछा गया था एंगल डी, एंगल डी भी आपके सामने है। देखिए ये 60 है, ये 90 है, तो कितना हो जाएगा, एंगल डी भी हो जाएगा 150, है ना। आसान सा था क्वेश्चन, बस थोड़ा सा आपको सोचना था।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एक रेगुलर पेंटागन है, मतलब समबाहुभुज है ABCD, जिसमें BAE एंगल और BCD एंगल के बाइसेक्टर खींचे गए हैं, कोण समद्विभाजक खींचे गए हैं, और ये दोनों एक दूसरे को P बिंदु पर कट करते हैं, और कहा गया है कि AP को बढ़ाने पर वो CD को Q बिंदु पर मिलती है, इस प्रकार की PQ CD पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है QPD निकाल लीजिए। तो आप फिगर बना लीजिए। सबसे पहले फिगर क्या बनाना है, पहले एक पेंटागन बनाना है, रेगुलर पेंटागन बनाना है। तो आप बना लीजिए रेगुलर पेंटागन, अपने हिसाब से बना लिया करिए, जहां आपको लगने लगे कि ये रेगुलर दिख रहा है बस वही मान लीजिए। या फिर आप फिगर बनाते टाइम पेपर में तो ये सोचेंगे नहीं रेगुलर दिखे या ना दिखे, पेपर में आपसे मतलब होता है क्वेश्चन आ जाए रेगुलर दिखे या ना दिखे, वो पेंटागन की जगह हेक्सागन मत बना दीजिए, बस पेंटागन बनाइए, कैसा भी बना लीजिए, कॉपी में अच्छे से बनाइए, फ्री बैठे हैं इस टाइम। देखिए ABCD हम मान लेते हैं इनको, ये है पूरा फिगर। अब आपसे कहा गया है कि BAE इसका कोण समद्विभाजक खींचेंगे हम, और BCD का कोण समद्विभाजक खींचेंगे, यानी ये ऐसे खींचेंगे। उसके बाद ये दोनों P बिंदु पर कट करते हैं, ये मैंने मिला दिया, ये बिंदु P हो गया। फिर आपसे कहा गया कि PQ CD पर परपेंडिकुलर है, ये Q पॉइंट है, और CD पर परपेंडिकुलर है। अब आपसे पूछा गया QPD बता दीजिए। QPD कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल आपसे पूछा गया। QPC वैसे पूछा जाना चाहिए था, बट इन्होंने QPD गलती से लिख दिया होगा, QPC पूछा गया था, शायद मैंने ही गलत नोट किया होगा, तो इसको QPC कर दीजिए, क्योंकि QPD के बारे में हमें कुछ पता नहीं है, इस वजह से इसको नहीं निकाल सकते, यही एंगल निकलेगा QPC। ये एंगल कितना हो जाएगा। अब आपको इसको निकालने के लिए थोड़ा सा बस दिमाग लगाना पड़ेगा कि आपको याद होना चाहिए सभी कोण एक सम पंचभुज के सभी कोण कितने होते हैं, 108 डिग्री के होते हैं, 108 डिग्री के। तो इसका मतलब ये पूरा एंगल 108 डिग्री का रहा होगा। लेकिन हमने क्या किया, हमने तो ये कोण समद्विभाजक खींच दिया, एंगल बाइसेक्टर खींच दिया, तो 108 का हाफ हो जाएगा एंगल, हो जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा 108 का हाफ 54 है ना, 54 ये हो गया, ये 90 है, तो तीसरा एंगल निकालना बहुत ही आसान है। 180 में से इन दोनों को माइनस कर दीजिए, या आप कह सकते हैं 90 में से 54 को माइनस करिए। तो 90 में से 54 को माइनस करिएगा तो 36 मिलेगा, और आपका आंसर हो जाएगा 36। आसान सा था। जो क्वेश्चन दिया गया उसमें लिखा है कि एक समपंचभुज यानी रेगुलर पेंटागन के भुजाओं को आगे बढ़ाकर एक स्टार बनाया जाता है, तो स्टार का प्रत्येक अंतःकोण क्या हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान है, मैंने एक बार कराया भी हुआ है आपको, बस यहाँ पे केवल पंचभुज का नाम आ गया है, तो इसकी सभी भुजाओं को आगे बढ़ा के एक स्टार बनाइए। पहली बात तो ये स्टार बराबर बराबर भुजाओं का होगा, ये बात याद रखिएगा, मेरे फिगर पे बिल्कुल मत जाइएगा, हम बस आपको एक प्रीव्यू दे रहे हैं कि ऐसा कुछ बनेगा, फिगर पे बिल्कुल मत जाइएगा, इससे बिल्कुल मत जज करिएगा, ठीक है। हाँ, स्टार जैसा लग रहा है, एडजस्ट कर लीजिए आप अपने हिसाब से, अच्छा सा स्टार बना लीजिएगा। इवन आप क्या करिए, स्टार ही बना लीजिए पहले, उसके बाद इसको एक डार्क डार्क कर दीजिए कि लगे अंदर में पेंटागन ही रखा गया है बस। तो मैंने ये क्वेश्चन पहले ही करवाया था आपको, शायद ट्रायंगल जब पढ़ा रहे थे तभी आपको मैंने बता दिया था, लेकिन अब यहाँ पे हम पेंटागन के तरीके से बताते हैं, वहाँ ट्रायंगल के तरीके से बताया था। पहले पेंटागन वाला समझ लीजिएगा, ठीक है। अगर ये रेगुलर पेंटागन है तो इसके सभी एंगल, सभी इंटीरियर एंगल, सभी अंतःकोण क्या हो जाएंगे, 108 डिग्री के हो जाएंगे, या ये भी आप कह सकते हैं कि सभी बाह्य कोण 72 डिग्री के हो जाएंगे। ये सभी बाह्य कोण ये 72 डिग्री के हो जाएंगे, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको। तो अगर ये 72, ये 72, तो तीसरा एंगल निकालना बहुत ही आसान है ना। अगर ये 72, ये 72, तो कितना हो जाएगा 144। अगर ये 144 हो गया तो 180 से माइनस कर दीजिए 144 को, तो कितना आ जाएगा, 144 को माइनस करते ही 36 मिलेगा। यही हो जाएगा प्रत्येक ये कोण, ये जो कोने कोने पे यही वाला पूछा गया था, ये एंगल कितना हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है ये वाला एंगल पूछे, ये वाला 72 है, जो भी एंगल आपसे पूछा गया है वो सभी आप निकाल सकते हैं। ये 72, ये 72,
ये 72, ये 72 और ये फिर 36। इसी तरह यहाँ भी 36, 72, 72, ये 36, ये 72, ये 72, सारे एंगल यही हो जाएंगे। ठीक है, अब जो एंगल आपसे पूछा जाएगा वो आप बता दीजिएगा। अच्छा, इसको आप ट्रायंगल के फॉर्मेट में भी पढ़ के आए हैं, कैसे करा था आपने। देखिए, ये एक त्रिभुज हम बनाते हैं, ये कोई बड़ा सा त्रिभुज है ना, इस त्रिभुज के इन दोनों अंतःकोणों अल्फा प्लस बीटा का योगफल ये हो जाएगा बाह्य कोण। मान लीजिए अल्फा है, ये बीटा है, तो ये बाह्य कोण है, तो अल्फा प्लस बीटा होगा। इसी तरह से ये वाला निकाल लीजिए, ये किसका है, ये देखिए, ये जो बन रहा है, मान लीजिए। अच्छा, ये सभी आपस में बराबर होंगे, ये बात तो आपको पता है, तो हम सारे अल्फा अल्फा लिख दें, क्योंकि ये क्या बनाया गया, रेगुलर पेंटागन बनाया गया। हमने जो आपको पढ़ाया था वो बताया था कि कोई भी स्टार बना दीजिएगा जिसके एंगल अल्फा बीटा गामा समथिंग है, तो वो सभी एडिशन करने पे 180 डिग्री के बराबर आते हैं। ये मैंने लिखवाया है आपको। तो यहाँ भी आप वही कर सकते हैं, चूंकि ये एंगल बराबर होंगे, चूंकि ये क्या है, पेंटागन, रेगुलर पेंटागन है, तो ये अल्फा प्लस अल्फा, ये भी अल्फा होगा, ये भी अल्फा होगा, तो ये एक्सटीरियर एंगल कितने के बराबर, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा के बराबर। यानी ये 2 अल्फा हो गया था ऑलरेडी, 2 अल्फा और आ गया है ना, 4 अल्फा हो गया, और ये भी तो बराबर होगा अल्फा के ही, क्योंकि सभी ये एंगल सभी बराबर होंगे आपस में, ये सभी अल्फा अल्फा हमने मान लिया। तो ये अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा यानी कितना हो गया, 5 अल्फा की वैल्यू 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल। अब यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, 36 ही आएगा यहाँ से भी। तो आप चाहे ऐसे करिए, चाहे दूसरा तरीका अपनाइए, दोनों ही सेम तरीके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और एक बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन जो कि आप कई बार आपको मिला है लेकिन आप समझ नहीं पाते करना क्या है उसमें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही लाजवाब सा क्वेश्चन एक सामने है आपके, जो बहुत ही बार पूछा गया है आपसे, बहुत ही बार आपको प्रैक्टिस पेपर्स में मिल चुका है, अभी लेटेस्ट भी मिला होगा दिशा के ऑनलाइन पेपर्स में। आपको दिया गया है कि एक जो रेक्टेंगल पेंटागन है, मतलब कि एक समकोण पंचभुज है जिसकी भुजाओं का अनुपात है 1√2 √2 1 2 1√2 √2 1 2। अगर इनकी सबसे बड़ी भुजा जो है वो 6 सेंटीमीटर की हो तो इनका क्षेत्रफल आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए आसान सा है, बस एक बार आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि तरीका क्या है करने का क्वेश्चन को। ठीक है, मैंने एक बनाया पेंटागन, ये कोई एक पेंटागन है जो रेक्टेंगल्ड है। ठीक है, राइट एंगल है, सॉरी मैंने मान लिया यहाँ पे कहीं राइट एंगल, एक ही राइट एंगल दिया गया, राइट एंगल बना रहा है, मतलब साइड ऑफ अ राइट एंगल पेंटागन। राइट एंगल है पेंटागन की साइड, मतलब ये 90 डिग्री हो गया। मैंने इसको अगर मिला दिया और ये थोड़ा सा नॉर्मल कर दें, गंदा सा फिगर बन गया था, ये सीधी लाइन हो जाए थोड़ी सी, ये बना पूरा। मैंने इसको नाम दे दिया ABCDE। इसमें दिया गया है कि राइट एंगल पंचभुज है। अगर राइट एंगल है, यहाँ भी राइट एंगल हर जगह हो जाएगा, है ना। लेकिन आपको क्या पता है कि ये अगर 90 डिग्री हो गया और आपको साइड दे दी गई है, तो साइड आप उसी हिसाब से सेट करेंगे कि जिससे आपको इजीनेस हो जाए क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो कोशिश क्या करिए कि साइड को इसी तरह सेट करिए, इसी पे सबसे इजीली आएगा 1 और 2, यही साइड दी गई। ठीक है, अभी आप अलग अलग ले लीजिएगा तो आपका सेट नहीं होगा, सबसे इजीली यही सेट होता है 1 √2 √2 1 और 2। ठीक है, अब क्या करना है आपको दिया गया है कि 2 की वैल्यू है 6। क्वेश्चन में दिया गया है कि सबसे बड़ी भुजा जो है 6 सेंटीमीटर है, सबसे बड़ी भुजा √2 ही तो है, √2 1 पॉइंट समथिंग होता है 1.41, तो वो बराबर नहीं होगा 2 के, 2 से छोटे ही होंगे बाकी सारी वैल्यूज। सबसे बड़ी भुजा है 2 की वैल्यू 6 दी गई है, 2 की वैल्यू आपने 6 रखा, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, है ना। फिर 1 की वैल्यू इधर भी 3, यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 √2, 1 की वैल्यू 3 तो √2 की वैल्यू 3 √2 और इसकी वैल्यू भी 3 √2। ये इतनी बात समझ गए हैं आप। अगर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं और ये साइड बराबर है, तो ये
एंगल निकालने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है। सबसे इजी है कि अगर इसका एरिया आप निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं, हाफ हाइट इंटू बेस, ये एरिया हो जाएगा। हाइट ये है, बेस ये है, या बेस ये हाइट है, जो भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो 3√2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा इसका एरिया, ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल का एरिया कितना आ गया है आपके पास, √2 बनाएगा और ये कैंसिल होगा, ये आ जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया हो गया ट्रायंगल का। अब इधर देखिए आप, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, सामने सामने की भुजाएं बराबर, राइट एंगल बना रहा है, यानी ये क्या बन गया है, आयत बन गया, रेक्टेंगल बन गया है। और रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है 6 × 3 कर दीजिए, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 18 हो जाएगा। अगर आपसे पूछा गया है पूरे पेंटागन का एरिया, तो आप कहिए कि 18 ये है, 9 ये है, तो कितना हो जाएगा, पूरा एरिया 18 + 9 27 हो जाएगा। 18 में 9 जोड़िएगा, 27 आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए होंगे। तो बस आपको यही इतना सोचना था, जो पेंटागन बना रहे हैं हम, उसमें साइड्स कैसे सेट करें, 1√2 1 2। अगर यहाँ पे 1√2 ऐसे लेने लगिएगा फिर आपको परेशानी हो जाएगी। तो ऐसे ही सेट किया अगर ये साइड को, बहुत ही ईजिली आंसर आ जाएगा। केवल क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। इसके लिए आपको ये राइट एंगल पता है, अगर राइट एंगल पता है आपको तो लंब और आधार पता होंगे, जो राइट एंगल की बगल की साइड्स है। तो हाफ लंब आधार परपेंडिकुलर और बेस, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन से ये निकला, और यहाँ लंबाई गुणे चौड़ाई से ये निकल गया। समझ गए हैं। चलिए पेंटागन पे एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन, आपकी मेंटल हेल्थ को चेक करेगा। मतलब आप लॉकडाउन में बैठे बैठे जंग तो नहीं खा रही आपकी मेंटल हेल्थ, मतलब आपके दिमाग जंग वंग नहीं खाए हैं, ये चेक करेगा ये। तो देखिएगा क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि एक रेक्टेंगुलर शीट है, मतलब एक आयताकार शीट के एक किनारे से एक त्रिभुज काटा जाता है, बचा हुआ जो पेंटागन बचता है, जो ऐसे लिखिएगा कि एक रेक्टेंगुलर शीट यानी आयताकार शीट के एक किनारे से एक त्रिभुज काटा जाता है, बचे हुए पेंटागन यानी पंचभुज की भुजाएं 13, 19, 20, 25 और 31 हैं। ये सीक्वेंस नहीं है, बस ऐसे ही भुजाएं दी गई हैं जो कि आपको सेट करनी पड़ेंगी। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए उस जो ट्रायंगल काटा गया है उसकी भुजाएं क्या हो जाएंगी। ट्रायंगल की भुजाएं आपसे पूछ ली जा सकती हैं, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि हाँ, पूछा गया था रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया भी पूछा जा सकता है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि एक हमने रेक्टेंगल बनाया, ये एक रेक्टेंगल बनाया, और रेक्टेंगल में आपसे कहा गया कि एक कोने से आप ये त्रिभुज बना के काट दीजिए। मैंने एक ट्रायंगल एक किनारे से निकाल दिया, ये 90 डिग्री होगा, श्योर है, रेक्टेंगल था अगर तो ये सभी 90 डिग्री होंगे। आपसे पूछा गया है कि अब बताइए इसका एरिया क्या होगा अगर ये जो कटा हुआ पंचभुज है, अगर आपको दिख रहा हो ये पंचभुज है ना, एक भुजा ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये और पांचवी ये, है ना। तो पंचभुज एक बन गया है। तो पंचभुज में आपको सभी भुजाएं दी गई हैं, और भुजाएं कैसे हैं, कैसे रखनी है, वो आप पे डिपेंड करता है, आपके दिमाग पे डिपेंड करता है। इसलिए मैंने कहा कि आपकी हेल्थ, मेंटल हेल्थ अच्छी है या नहीं, आप बादाम वगैरह खा रहे हैं या नहीं। तो आपको क्या दिया गया है कि इन पांचों भुजाओं की लंबाइयाँ दे दी गई हैं, ये चीज़ हमको नहीं पता है। तो इन पांचों भुजाओं की लंबाइयाँ आपको सेट करनी है, आपकी मेहनत है वो, कैसे आप रखेंगे कि सब सेटिस्फाइड हो। ठीक है, रैंडमली उठा के रख दीजिए। अगर आप ये 13 है, अगर आप यहाँ पे 13 रखिए, यहाँ पे 19 रखिए, अगला क्या है 20 और फिर 25, ये 13 रख दीजिए, ये 20, 13 19 है, सॉरी, ये 19, ये 20 और ये 25। क्या ये सेट हो रहा है, चेक कर लीजिए तुरंत। तो ये 25 है, तो ये कुछ दूरी निकल के ये इतना बची होगी। अच्छा, ये अगर 25 है, ये इतना पार्ट, तो क्या ये 19 हो सकता है, 19 तो है, हाँ, क्या ये 19 हो सकता है पूरा पार्ट। अगर ये छोटा पार्ट 25 है तो ये पूरा पार्ट 19 हो सकता है, किसी हाल में नहीं हो सकता ना, बड़ा पार्ट है वो। तो इस वजह से आप कहेंगे। अच्छा, ये भी आप दिमाग में रखिएगा कि अपोजिट साइड बराबर होती है रेक्टेंगल की, तो ये पूरी भुजा अगर 19 है तो ये 25 होगा, पॉसिबल ही नहीं है, ये छोटा पार्ट है, तो ये नहीं सेटिस्फाई हुआ। तो इस तरह से आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अब देखिए दिमाग कैसे लगाना है।
सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि ये हमने क्या काटा है, त्रिभुज, और ये त्रिभुज कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका ये हाइपोटेन्यूज है। अगर हाइपोटेन्यूज है तो इसमें कौन कौन सी वैल्यू हाइपोटेन्यूज हो सकती हैं, कर्ण हो सकती हैं। आपको ट्रिपलेट्स याद होंगे ना, ट्रिपलेट में अगर ध्यान से देखिए तो 13 हो सकता है हाइपोटेन्यूज, 25 हो सकता है। इसके अलावा कोई भी नंबर इसमें हाइपोटेन्यूज हो सकता है। कोई भी ट्रिपलेट में आप देखिएगा तो किसी भी ट्रिपलेट में 13 और 25 के अलावा इन तीनों नंबर्स में कोई भी हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण के प्लेस पे नहीं आता है। तो केवल दो ऑप्शन अब आपको चेक करने हैं, या तो 13 होगा या तो 25 होगा। तो अगर आप यहाँ पे 25 रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे आप 25 रख देते हैं, उसके बाद आप सेट करके चेक कर डालिए पूरा। यहाँ पे आप 25 रखेंगे तो ये दोनों कितने हो जाएंगे साइड, ये दोनों साइड आपको निकालने तो पड़ेंगे ही। तो 25 किस पे बनता है, 20 और 15 के साथ में। तो अगर ये 15 और ये 20 मान लीजिए तो आप चेक करिए सेटिस्फाई हो रहा है पूरा पूरा, नहीं हो रहा है तो चेंज करेंगे। तो 13 ले लिया हमने, 19 अब लेना है। 19 हम कहाँ पे ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे 19 अगर लिया तो 19 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 39, 39। क्या ये भुजा 39 किसी ऑप्शन में मिल रही है, कोई ऑप्शन 39 है, नहीं है ना, क्योंकि अपोजिट साइड तो बराबर ही होनी चाहिए, ये बात तो श्योर है। तो इस वजह से ये 19 नहीं हो सकता है, ये 19 नहीं हो पाया। फिर अगला वैल्यू ये 20 अगर ले लेंगे तो ये पूरा 40 हो जाएगी पूरी साइड। क्या ये 40 पॉसिबल है किसी ऑप्शन में, किसी तरह से नहीं दिया गया कोई वैल्यू 40, ये भी नहीं पॉसिबल है। फिर 31 पॉसिबल है, 25 पॉसिबल है, कोई पॉसिबल नहीं। यहाँ पे रख के देखिए ये साइड इतनी बड़ी आ जाएगी कि कोई भी वैल्यू जो नहीं दी गई है कि यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाए। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, फिर से इनके ऑप्शन को चेंज करेंगे। अब ऑप्शन हम क्या ले रहे हैं, 25 को हमने चेक कर लिया। अब आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या बचा है, लास्ट ऑप्शन 13 ले लेते हैं। इसका हाइपोटेन्यूज अगर हम इसको 13 मान लेते हैं, अब रख के चेक करिए कोई सेटिस्फाई हो रहा है, तो हो रहा हो तो अच्छी बात है। 13 पे क्या बनता है, 5 12 13, या तो यहाँ 5 यहाँ तो 12 होगा, या फिर यहाँ पे 5 और यहाँ पे 12 होगा, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। अब चेक कर लीजिए 19 20 या कोई भी वैल्यू रख के यहाँ पे, मान लीजिए हम यहाँ पे 19 रखते हैं तो 19 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 9 2 11 31 हो रहा है। देखिए 31 आपके ऑप्शन में है। 19 प्लस 5 भी चेक कर लीजिए, 9 5 14 24 आएगा। क्या 24 किसी ऑप्शन में है, यानी ये 5 वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं। समझ रहे हैं ना, क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं। क्या करा मैंने, यहाँ पे 5 12 दोनों पॉसिबिलिटी थी। आपको 5 12 13 ट्रिपलेट पता है, ट्रिपलेट आपने लिख दिया, लेकिन आपको ये भी तो पता है कि हम 5 12 13 5 12 कहीं भी ले सकते हैं, हाइपोटेन्यूज सॉरी परपेंडिकुलर या बेस पे, दोनों जगह ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 रखा पहले, तो 9 5 14 यानी 24 हो गया। 24 किसी भी ऑप्शन में नहीं था क्योंकि अपोजिट साइड है, बराबर होंगी। तो यहाँ पे हमें क्या रखना पड़ेगा, 12 है ना, 12 रख दिया अगर यहाँ पे मैंने, तो 12 प्लस 19 31 हो रहा है। और 31 आपके पास एक साइड दी गई है। तो देखिए मैंने क्या क्या यूज़ किया, 31 13 19 तीन साइड यूज़ कर लिया। अब इसके बाद ये 12 हो गया, ये 13, तो ये 5 हो जाएगा। अब इन दोनों में क्या वैल्यू सेटिस्फाई करेगी ये चेक कर लीजिए। क्या यहाँ पे 25 प्लस 5 30 कोई वैल्यू है, नहीं है, तो इसलिए हम रखते हैं 20 को। यहाँ पे इतनी साइड अगर 20 हो जाएगी तो इतनी साइड क्या हो जाएगी, ये पूरी साइड 25 हो जाएगी। अब देखिए सारी वैल्यूज यूज हो गई, समझ गए हैं। अब आपका देखिए क्वेश्चन सेटिस्फाई कर रहा है। आपको दिया गया था पांचों भुजाएं और आपसे कहा था किनारे से काट लिया जाता है। देखिए 20 प्लस 5 25 ये हो गई, 25 ये हो गई, 19 प्लस 12 31 ये, 31 ये, तो सेटिस्फाई हो गया है ना। अब ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में से ये काट लिया गया है तो सभी साइड में सेटिस्फाई हो रही हैं। अब इसके एरिया निकाल लीजिए, या फिर कह दिया जाए इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, तो वो भी आप निकाल सकते हैं। इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, अगर हम कहें आपसे ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा 30, क्या करेंगे हाफ हाइट इंटू बेस 30 हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया पूरा रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया, इसको लिख देते हैं हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, ये 25 हो गई साइड और ये 31 हो गया। मल्टीप्लाई करना है केवल आपको, 25 और 25 दिया 75, 2 77 है ना। हाँ ठीक है, समझ गए हैं आप क्वेश्चन को। बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन था और इसी के साथ पेंटागन फिनिश हो रहा है। बस आपको एक और क्वेश्चन करवा देते हैं जो पिछली क्लास में हुआ था, ठीक है। पिछली क्लास में मैंने एक बहुत ही बेहतरीन सा एकदम झांफाड़ क्वेश्चन करवाया था। वो क्वेश्चन
कुछ लोगों को दिक्कत थी उसमें, वो हम फिर से बता देते हैं क्योंकि कई तरह की दिक्कत आ रही हैं, तो इस वजह से मैंने सोचा एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं। पिछली क्लास का लास्ट क्वेश्चन जो था, अगर आपको याद हो, नहीं याद है तो आप जाके, इसका मतलब आपने देखा नहीं है तो आप जाके उस क्लास को पहले वॉच करिए, तो उसमें बेसिक्स बताया है मैंने, बेसिक्स के साथ ही वो भी बताया है जो लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या था कि लिखा गया था कि कितने बहुभुज संभव हैं, कितने ऐसे समबहुभुज संभव हैं जिनमें 3 से अधिक भुजाएं हो और उसके प्रत्येक अंतःकोण इंटीजर हो यानी पूर्णांक हो, ठीक है। तो ऐसे कितने समबहुभुज संभव हैं यानी रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल है। तो मैंने कहा था कि अगर किसी भी बहुभुज यानी पॉलीगन की समबहुभुज के अंतःकोण इंटीजर नंबर है, इंटीजर यानी पूर्णांक है, तो इसका मतलब बाह्यकोण भी पूर्णांक होगा। आपको पता है बाह्यकोण कैसे निकालता है, अंतःकोण को 180 में से माइनस कर देते हैं, 180 में से माइनस करके। तो अगर 180 में से आप इंटीजर वैल्यू माइनस करिएगा तो इंटीजर ही तो मिलेगा। तो ये श्योर है कि आप जो भी बहुभुज लिए हुए हैं उसमें जो भी इंटरनल एंगल है, इंटीरियर एंगल है और एक्सटीरियर एंगल है, अगर इंटीरियर इंटीजर है तो एक्सटीरियर भी इंटीजर ही होगा, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आपको पता करना था कि कितने बहुभुज ऐसे संभव हैं। तो हमने कहा कि सबसे आसान तरीका क्या होता है, मैंने पिछली क्लास में आपको बहुत बार समझाया था कि इजी होता है कि आप बाह्यकोण लेके चलिए, एक्सटीरियर एंगल लेके सॉल्व करिए क्वेश्चन को। एक्सटीरियर एंगल टोटल कितना होता है, 360 होता है ना। अगर हम ईच एक्सटीरियर एंगल बोले आपसे, ईच एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं समबहुभुज में, 360/n करके, है ना। तो अगर आपसे हम कहें n क्या है, भुजा है, तो n अगर हमको निकालना हो तो 360 को एक्सटीरियर एंगल से विभाजित कर सकते हैं ना। तो अगर हम कोई नंबर ऐसा लेंगे यहाँ पे जो 360 को नहीं विभाजित करेगा तो भुजा कैसी आएगी, इंटीजर नहीं आएगी, पॉइंट में आएगी। और किसी भी बहुभुज की भुजाएं पॉइंट में हो सकती हैं। 1.2 भुजा वाला एक बहुभुज है नहीं, 1.2 सेंटीमीटर भुजा वाला बहुभुज हो सकता है, पॉलीगन हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई पॉलीगन नहीं पॉसिबल है जिसमें 5.5 भुजाएं हो या 5.2 भुजाएं हो। पॉसिबल है? आप खुद सोच के देखिए, एक त्रिभुज है 2.5 भुजाओं वाला, पॉसिबल है? नहीं है। तो इस वजह से ये ऐसा नंबर होना चाहिए यहाँ पे जो कि 360 को पूरी तरह विभाजित करे ना, तभी तो वो एक ऐसा नंबर मिलेगा जो इंटीजर होगा। समझ गए हैं? तो पहली बात तो यहाँ पे अब ऐसा नंबर रखना है जो इंटीजर हो, दूसरी बात ऐसा नंबर रखना है जो इसको पूरी तरह डिवाइड कर दे। तो मैंने कहा ऐसे कितने नंबर पॉसिबल होते हैं, ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है आपको नंबर सिस्टम के जो भी लेक्चर थे फैक्टर वाले। तो फैक्टर में मैंने बहुत बढ़िया से पढ़ाया है इसको, फैक्टर आप देख भी सकते हैं, जाके वीडियो ओपन करिए। और आप कहेंगे कि अगर एक्सटीरियर एंगल हमें निकालना है कितने पॉसिबल है, या एक्सटीरियर एंगल पता चलेंगे तो n भी पता चल जाएगा, ये होगा ना। तो अगर आपको यहाँ से ये इसकी पॉसिबिलिटी निकालनी है तो क्या करेंगे आप, 360 का फैक्टराइजेशन कर देंगे। 360 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर और 5, यही तो आया था। अगर आपको फैक्टर पता होंगे तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं इसके कितने नंबर ऑफ फैक्टर पता है। ये क्या है, ये केवल प्राइम फैक्टर्स है, प्राइम फैक्टराइजेशन आपको मैंने पढ़ाया है। तो ये प्राइम फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स से आप निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, 3 में 1 ऐड करिएगा 4 मिलेगा, 2 में 1 ऐड करिएगा 3 मिलेगा, 5 की पावर 1 है, 1 में ऐड करिए 2 तो कितना हो गया 24। तो मतलब 360 के कितने फैक्टर संभव हैं, कितने इनके गुणनखंड संभव है, 24। यानी 24 ऐसे नंबर हैं जो यहाँ पे आप रखिएगा तो 360 को पूरी तरह से डिवाइड कर देंगे। लेकिन आपसे कहा गया है कि जो हमें लेना है जो भी बहुभुज, उसकी भुजाएं 3 से अधिक होनी चाहिए। तो चूंकि 360 का फैक्टर 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, यानी n की वैल्यू 1 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है। लेकिन कब, अब यहीं पर थोड़ा सा क्लिच था, मैंने उसको क्लियर कम किया था शायद, तो इस वजह से आप परेशान हुए। अब ये n की वैल्यू 1, 2, 3 कब आएगी ये बताइए, जब हमारा एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, है ना। या फिर आप कह सकते हैं एक्सटीरियर एंगल 90 हो जाए, बनेगा, 90 पे भी बन रहा है। तो इन सब जगहों पे वो क्या बनाता है, 1, 2 ऐसा कुछ नंबर। लेकिन आपको क्या देखना है केवल और केवल कि यहाँ पे 1, 2 और 3 ना आए, 1, 2 और 3 इसके फैक्टर से माइनस कर देते हैं। तो 24 माइनस 1, 2, 3 यानी 3 पॉसिबिलिटी माइनस करेंगे तो टोटल पॉसिबिलिटीज हो गई 21। अब आप में
2-3 बच्चों ने हमसे ये क्वेश्चन किया, क्या एक्सटीरियर एंगल 360 संभव है? अगर यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल 360 नहीं संभव है तो आप ये सोचिए, क्या नंबर ऑफ साइड्स 360 संभव है? आप कह रहे थे कि 360 एंगल नहीं संभव है, हम मान रहे हैं नहीं संभव है। सही बात है कि आप कोई भी एंगल अगर 360 ले लीजिएगा तो इंटीरियर एंगल रह कहाँ जाएगा, वो तो एक लाइन से बन जाएगी ना, एक ही पॉइंट सा बन जाएगा, एक ही पॉइंट पे 360 एंगल हो सकता है। लेकिन आपको तो ये 21 क्या निकाला है, आपने साइड निकाला है ना कि एंगल निकाला है। ये अगर आपने साइड निकाला है तो क्या साइड 360 हो सकती है कि नहीं हो सकती? 360 साइड तो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। देखिए 360 से डिवाइड करिएगा तो कितना आएगा, एक एक्सटीरियर एंगल अगर एक है, इंटीरियर एंगल 179 नहीं हो सकता है? हो सकता है ना। तो इस वजह से ये कंफ्यूजन मत रखिए कि ये आपने एक्सटीरियर एंगल के हिसाब से सोचा, ये एक्सटीरियर एंगल के हिसाब से बिल्कुल पॉसिबल नहीं, हम मान रहे हैं। लेकिन हर चीज़ यहीं से थोड़ी देखी जाएगी। हमने 360 का फैक्टर करके बता दिया, उस चीज़ को नहीं शायद बताया था, इस वजह से यहाँ पे बताना पड़ रहा है कि 21 जो आया है ये आंसर सही है। केवल आपको क्या करना है, ये 360 एक्सटीरियर एंगल नहीं हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ साइड 360 हो सकती है। हमें क्या निकालना था, हमें एक्सटीरियर एंगल की पॉसिबिलिटी थोड़ी निकालनी थी, हमें तो नंबर ऑफ साइड निकालनी थी। तो नंबर ऑफ साइड 21 ही आएगी। वो आप चाहे फैक्टर से निकालिए या कोशिश करिएगा तो सुबह से शाम तक या रात तक या दूसरे दिन तक आप काउंट कर ही ले जाइएगा 360 के फैक्टर जो भी होंगे, जो भी पॉसिबिलिटीज़ होंगी। समझ गए होंगे अब? तो मुझे लगता है अब आप क्लियर कर पाए होंगे जो भी आपके कन्फ्यूजन्स थे। अच्छा, कुछ लोगों ने पूछा है कि क्या ये दूसरे मेथड से नहीं हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। फैक्टराइजेशन के अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है जिससे हम चेक कर पाएँ कि इनकी कितनी पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिए और बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट मत होइए, अपने एग्ज़ाम को फोकस करिए, खूब मेहनत से पढ़ाई करिए। थोड़ा सा आप अगर डिमोटिवेट फील कर रहे हो तो इस चीज़ से मोटिवेशन लीजिए कि आपके अगले मंथ एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम से अच्छा मोटिवेशन कहाँ हो सकता है, प्रेशर कहाँ से हो सकता है। तो प्रेशर लीजिए, थोड़ा सा स्लाइट प्रेशर लीजिए। ये नहीं कि प्रेशर लेके आप पड़े हैं बिस्तर पे दवा कराने, प्रेशर लीजिए हल्का सा, और हल्का सा मोटिवेशन वहीं से लीजिए और मोटिवेशन लेके पढ़ाई जम के करिए। ठीक, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली क्लास में हेक्सागन के साथ। थैंक यू।